से ज्यादा चंद्रमा जैसे घड़ी देखकर सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। हमारे सौर मंडल का लंबा इतिहास काफी उथल पुथल भरा रहा है। हम आज जिस सौर मंडल को देख रहे हैं वो शुरू में हुए हंगामे से बचे पिंडों से बना है। भविष्य में वो हंगामा फिर से हो सकता है। हमारा सौर मंडल भी ताश के किसी घर जैसा है जो एक दिन ढह जाएगा। आइए देखें कि शुरू से अंत तक सौर मंडल काम कैसे करता है। आकाश गंगा तारामंडल में अरबों तारे हैं। उनमें से ही एक है हमारा सूरज। उसी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रहों और चंद्रमाओं का एक व्यवस्थित समूह। हमारा सौर मंडल एक बड़ा ही नायाब ग्रह मंडल है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या और भी ऐसे ग्रह मंडल हैं जो दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे हैं? पता लगाने के लिए मार्सी ने दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली ऑप्टिकल दूरबीन से आसमान में गहरी नजर डाली। ये दूरबीन करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर हवाई द्वीपों के मौना किया पर्वत पर लगी है। ये नए और दूर दराज के सौर मंडलों को ढूंढती है। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि हमारी आकाश गंगा में करीब 200 अरब तारे हैं और उनमें से कई तारों के अपने ग्रह मंडल हैं। 8 प्रमुख ग्रहों वाला हमारा सौर मंडल अकेला नहीं है। अंतरिक्ष में इसके जैसे अरबों ग्रह मंडल और भी हैं। आज खगोल विज्ञानी भी ऐसे सौर मंडल ढूंढ रहे हैं जिनमें पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हो और उनकी शुरुआत अच्छी रही है। अभी तक मार्सी और दूसरे खगोल विज्ञानी 360 ऐसे तारे ढूंढ चुके हैं जिनकी परिक्रमा ग्रह कर रहे हैं। अपनी इस खोज में हमने एक चौंकाने वाली बात ये देखी कि तारों के चारों ओर सिर्फ एक ग्रह चक्कर नहीं लगाता बल्कि 2, 3 या 4 ग्रह चक्कर लगाते हैं। वो ग्रह भी परिवार में होते हैं और वो परिवार उस परिवार से अलग नहीं है जैसा कि हम अपने सूरज के चारों ओर देखते हैं। पहली बार वैज्ञानिक विस्तार से उनका अध्ययन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब ग्रह अपने सूरज का चक्कर लगाते हैं तो वो कैसे गर्म होते हैं। मसलन हमने देखा कि ग्रह अपने तारे का चक्कर लगाते वक्त गर्म और ठंडा हो रहा था। तब हमें लगा कि हम असल में उस ग्रह का रात वाला और दिन वाला हिस्सा देख रहे हैं। हमें तापमान का अंतर दिख रहा था। हम एक दूसरे सौर मंडल में सूर्योदय और सूर्यास्त देख रहे थे। लेकिन वो ग्रह पृथ्वी जैसा नहीं था। जो नए सौर मंडल मिले उनमें से ज्यादातर हमारे सौर मंडल जैसे नहीं थे। उनके ग्रह काफी बड़े थे, बृहस्पति से भी काफी बड़े। कुछ तो विचित्र परिक्रमा पथ पर घूम रहे थे तो कुछ उल्टी दिशा में। उनमें से कुछ पहले तो अंतरिक्ष में कई अरब मील दूर चले जाते और फिर तारे की ओर वापस गोता लगा देते। कुछ अपने तारे के इतने करीब घूम रहे थे कि उनकी सतह भी भाप बनने लगी थी। ये बात भले ही डरावनी ना हो पर अनोखी तो थी ही। ये ऐसे ग्रह मंडल हैं जिनमें अलग अलग किस्म, आकार और भार के ढांचे हैं जिससे हमारे सौर मंडल को हजारों में एक ग्रह मंडल मिल पाया। हो सकता है कि हर सौर मंडल अपने आप में अलग होता हो, लेकिन उन सब में एक बात सामान्य है। हर एक की शुरुआत एक तारे से ही होती है। सबसे पहले तारे का जन्म होता है धूल और गैस के एक बादल में से जिसे नेबुला कहते हैं। ये है ईगल नेबुला। ये है रचना के आधार स्तंभ। इसका नाम है हॉर्सहेड नेबुला, जो तारों की एक बहुत बड़ी जन्मस्थली है। वैज्ञानिक अब ये पता लगाना चाहते हैं कि तारों का जन्म किस वजह से होता है।
एक वजह तो ये हो सकती है कि पास में ही एक सुपरनोवा विस्फोट हो। और वो पास के ही अणुओं के एक शांत बादल से जा टकराए। वो उसे दबाए, रगड़े और इतना दबा दे कि गुरुत्वाकर्षण को काम करने का मौका मिल जाए। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण कब्जा जमाता है, वो बादल सिकुड़ने लगता है और वो तेजी से गैस पीता हुआ एक विशाल चक्री बन जाता है। उसके केंद्र में मौजूद गुरुत्वाकर्षण उन सबको दबाकर एक बेहद गर्म गोला बना देता है। इसके बाद वो गोला गर्म होता चला जाता है। अचानक ही गैस के परमाणु फ्यूज होने लगते हैं और तारा जल उठता है। जो धूल और मलबा बच जाता है, वो एक चक्री बनकर नए तारे के चारों ओर घूमने लगता है। उसमें ग्रहों, चंद्रमाओं, उल्कापिंडों और ग्रहिकाओं के बीज होते हैं। सन 2001 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ओरायन नेबुला की छानबीन कर रहा था। तभी उसे एक नया तारा दिखा जो इनमें से एक चक्री से घिरा था। ये तस्वीर एक सौर मंडल के जन्म की है। जब भी मैं नेबुलाओं की इन खूबसूरत तस्वीरों को देखती हूँ तो हमेशा मेरे मन में एक ही बात आती है कि ये हमारे सौरमंडल के बचपन की तस्वीर है। वो भी कभी ऐसा ही था। इन धुंधली तस्वीरों से ग्रह मंडल के बनने की जानकारी पाने के दरवाजे खुल गए थे। हमें पहली बार एक ऐसा औजार मिला था जिसकी बदौलत हम रचे जाने के दौर से गुजर रहे ग्रहों की तस्वीरें ले सकते थे। हमारे लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका था और हम दूसरे तारों के आसपास बन रहे ग्रहों को देख सकते थे। इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारे अपने सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ था। वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि तारे कैसे बनते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि गैस और धूल की चक्री से ग्रह कैसे बन जाते हैं। इसका जवाब अचानक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों को मिल गया था। अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटेट वहां चीनी और नमक के दानों और अंतरिक्ष की भारहीनता पर प्रयोग कर रहे थे। मिशन कंट्रोल से स्टैनली लव उन्हें देख रहे थे। तभी पेटेट को पता लगा कि किस तरह से खगोलीय धूल से ग्रह बने थे। डॉन शनिवार को भी अपने साइंस प्रोजेक्ट में उन थैलियों से प्रयोग कर रहे थे जिनमें हम पीने की चीजें रखते थे। उन्होंने उसमें दूसरी चीजें डाली जैसे कि नमक और चीनी, और एक थैली में उन्होंने सिर्फ कॉफी पाउडर डाला और फिर उन थैलियों को फुलाने लगे। थैलियों में वो कण भरे थे। तभी हमने देखा कि वो कण फौरन जगह जगह आपस में चिपक गए। उनसे एक डस्ट बनी बन गया था। कुछ देर तक हम उसे देखते रहे। फिर कहा, डॉन ये तो कमाल हो गया, तुमने तो अंतरिक्ष विज्ञान की 40 साल पुरानी गुत्थी सुलझा दी। एक अंतरिक्ष यात्री ने एक बहुत बड़ी खोज की थी। अंतरिक्ष की भारहीनता में धूल के कण एक दूसरे से दूर नहीं जाते, बल्कि एक जगह जमा हो जाते हैं। इसी वजह से खगोलीय धूल से विशाल ग्रह बने थे। धूल के कण आपस में टकराकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे वो और बड़े बनते चले जाते हैं। फिर वो पत्थर बनते हैं और आखिर में विशाल चट्टान बन जाते हैं। चट्टान जितनी बड़ी होगी, उसमें गुरुत्वाकर्षण भी उतना ज्यादा होता है। फिर वो अपने आसपास की चीजों को खाकर और बड़ी हो जाती है। वो बड़ी होती है, भारी होती है और फिर ज्यादा बड़ी बड़ी चट्टानों को खाने लगती है। और फिर इनमें से ही कुछ चट्टानें ग्रह बन जाती हैं। हमारे सौरमंडल में भी आज से 4.6 अरब साल पहले यही हुआ था। करीब 100 युवा ग्रह नए सूरज की परिक्रमा कर रहे थे।
हिस्से में इनकी टक्कर होना लाजमी था। शुरुआत में सारे सौर मंडल बड़े ही उग्र थे। हमारा सौर मंडल भी वैसा ही था। इसकी शुरुआत करीब 100 छोटे छोटे नए ग्रहों से हुई थी। फिर इसमें 100 ग्रहों से आज के 8 मुख्य ग्रह कैसे बच गए? इसका जवाब हमें मिला दूसरे सौर मंडलों के विकास के अध्ययन से। हमें सौर मंडल में ग्रह बनते नजर आए, लेकिन अचानक ही वहां पर विशाल चक्रियां नजर आने लगी। वो चक्रियां बड़ी ही जबरदस्त टक्कर के बाद बन सकती थीं। अगर दूसरे सौर मंडलों में ग्रह एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो मुमकिन है कि वो हमारे सौर मंडल में भी टकराए हों। हम अब ये तो जानते हैं कि शांत होने से पहले हर सौर मंडल में ऐसा होता है। वो उसी तरह से बने हैं। हम आज जो सुंदर, व्यवस्थित और साफ सुथरा सौर मंडल देखते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू में ग्रहों के बनने के कुछ करोड़ साल बाद तक दर्जनों या शायद सैकड़ों नए ग्रह थे जो सौर मंडल में इधर से उधर घूम रहे थे। वो एक दूसरे से टकराते भी थे। कई बार वो आपस में मिलकर एक बड़ा ग्रह बना लेते और कई बार एक दूसरे से टकराने के बाद वो चूर चूर हो जाते थे। नए सौर मंडल में काफी भीड़ भाड़ थी और वहां अलग अलग आकार की चीजें थीं। उनकी टक्कर होनी ही थी। कुछ ग्रह काफी बड़े हो गए और उनकी टक्कर भी जबरदस्त होती थी। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर हम शुरुआती पृथ्वी पर खड़े होकर आसमान को देखते तो वो कैसा नजर आता। वो बिल्कुल अलग दिखाई देता। ग्रह ग्रह से टकरा रहे थे। जो सबसे बड़े थे वो बच गए, बाकी चूर चूर हो गए। कोई बहुत ही बड़ी चीज युवा बुध ग्रह से टकराई। उस टक्कर से उसकी बाहरी परत उड़ गई और बच गया आयरन कोर। युवा पृथ्वी भी उस टक्कर से नहीं बच पाई। एक ग्रह जितनी बड़ी चीज पृथ्वी से टकराई थी और उस टक्कर से पृथ्वी की पपड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। वो मलबा पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा और फिर वो इकट्ठा हुआ तो बना हमारा चंद्रमा। तोड़ फोड़ का ये खेल 50 करोड़ साल तक चलता रहा। आज हम जिस मंगल, बुध, पृथ्वी और शुक्र ग्रह को देख रहे हैं, वो सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से के बचे हुए ग्रह हैं। ये वो ग्रह हैं जो उन जबरदस्त टक्करों में बच गए थे। छोटे ग्रहों की टक्कर से जो मलबा निकला था वो जा पहुंचा ग्रहिका पट्टी में, जो असल में ग्रह के पथरीले बचे खुचे हिस्सों का एक कबाड़ खाना है। ज्यादातर बड़ी टक्करें सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में ही हुई थी, लेकिन बाहर के एक ग्रह यूरेनस से भी टक्कर हुई और वो एक और छुप गया। चौंकाने वाली बात यह है कि सौर मंडल के बाहरी हिस्से में मौजूद ग्रह ज्यादातर गैस से बने थे और वो अंदर के ग्रहों जैसी उथल पुथल से बच गए थे। इनके पथरीले केंद्र बने तो उसके चारों ओर गैस जमा हो गई। ये सब बहुत तेजी से हुआ था। खगोल विज्ञान के लिहाज से कुछ करोड़ साल में ही।
और आज हम इन विशाल ग्रहों को देख रहे हैं। गैस के बने विशाल ग्रहों बृहस्पति और शनि के पार है यूरेनस और नेपच्यून। ये दोनों गैस और बर्फ से बने हैं। इनके आगे है काइपर बेल्ट, एक ऐसी पट्टी जहां बर्फीले पत्थर और छोटे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हम अभी तक मानते थे कि काइपर बेल्ट की ही एक चीज प्लूटो भी एक ग्रह है, नौवां ग्रह। इसके बाद तय किया गया कि प्लूटो असल में एक बौना ग्रह है, सूरज के 5 अरब किलोमीटर के दायरे में चक्कर लगाने वाले कई बौने ग्रहों में से एक। वहां इस तरह की करोड़ों चीजें हैं। वो इतनी दूर और इतनी धुंधली हैं कि साफ नजर भी नहीं आती। ये सब सौर मंडल की रचना के वक्त उससे निकला मलबा है। काइपर बेल्ट सूरज के असर के हद की पट्टी है। वहां पर ना तो ज्यादा गर्मी है, ना ही ज्यादा रोशनी। लेकिन काइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल का अंत नहीं है। उसके आगे है बर्फ से बनी खरबों चीजों का खोल, जिसे कहते हैं ओर्ट क्लाउड। असल में ओर्ट क्लाउड इतना दूर है कि वहां तक सूरज की रोशनी भी 1 साल में पहुंच पाती है। ठंडे बाहरी छोर से लेकर केंद्र के बेहद गर्म तारे तक हमारा सौर मंडल बिल्कुल स्थिर लगता है। इसमें हर चीज बिल्कुल सही जगह पर और पूरी तरह व्यवस्थित लगती है। लेकिन यहां भी कुछ गड़बड़ है। यूरेनस और नेपच्यून सही जगह पर नहीं है। ये है वो जिनके हौसले जिंदगी से बड़े हैं और मुकाबले में आकाश गंगा तारामंडल में कई तरह के सौर मंडल हैं। उनमें से ज्यादातर तो हमारे सौर मंडल की तुलना में बड़े अनोखे नजर आते हैं। कुछ तो अजीबो गरीब कक्षा में घूमते हैं, तो कुछ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और कुछ अपने तारे में ही समा जाते हैं। फिर हमारे ग्रहों की कक्षा इतनी नियमित और स्थिर कैसे है? इसकी वजह यह है कि हर ग्रह में सौर मंडल के निर्माण के बाद की थोड़ी गति बची हुई है। जब सूरज बन रहा था तब उसके आसपास की एक नेबुला नष्ट हुई थी और उसमें एक गति थी जिससे हमारे ग्रह को एक वेग मिला। सच तो यह है कि हम हमेशा अपने सूरज की ओर गिर रहे हैं, लेकिन वो रफ्तार इतनी तेज है कि हम उसके अंदर जाने से बच जाते हैं। उसे ही हम कक्षा कहते हैं। आप एक मैरी गो राउंड को ले लीजिए। वो जितनी तेजी से घूमती है, हम उसके केंद्र से उतनी ही दूर जाते हैं। लेकिन जब उसकी रफ्तार कम होती है, तो हम अंदर की ओर आने लगते हैं। ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। जिस चक्री से ग्रह बने हैं, वो घूम रही थी और उसकी जो गति बच गई थी, उसी के सहारे वो ग्रह आज तक घूम रहे हैं। करीब 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 1 साल का वक्त लगता है। जो ग्रह सूरज से दूर है, उन्हें परिक्रमा करने में ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि उनकी रफ्तार भी कम होती है। शनि को सूरज का चक्कर लगाने में 29 साल लगते हैं। नेपच्यून को 164 साल लगते हैं। हर ग्रह अपनी
ही कक्षा में सूरज का चक्कर लगाता है। हमारे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह बिल्कुल सही जगह पर हैं और वो गोलाकार कक्षा में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ताश का वो घर गिरने या हवा में उड़ने से बचा हुआ है। अगर हमारे सौर मंडल की ये सुंदर, व्यवस्थित, स्थिर और साफ सुथरी कक्षाएं नहीं होती तो हमारी पृथ्वी भी नहीं बच पाती और हम इस वक्त ये बातें भी नहीं कर रहे होते। ग्रहों की निश्चित और सुरक्षित कक्षाएं हैं, लेकिन अरबों ग्रहिकाओं और उल्का पिंडों की नहीं है। उनमें से कई तो तूफान की तरह सौर मंडल के अंदर वाले हिस्से में भी आ जाती हैं, और जब ऐसा होता है तब सावधान रहना चाहिए। आज हम जिस उल्का पिंड से बने गड्ढे को देख रहे हैं, वो करीब 50 मीटर के पत्थर और लोहे से बने एक पिंड के पृथ्वी से आज से करीब 50,000 साल पहले टकराने से बना था। हमारी ओर आने वाली कई चीजें काफी बड़ी भी हो सकती हैं। चंद्रमा को ही ले लीजिए, उसकी सतह पर उनकी टक्कर से बने अनगिनत गड्ढे हैं। पृथ्वी पर भी वो गिरे हैं अनेक बार। लेकिन अब तो वे गड्ढे गायब हो चुके हैं। हम जानते हैं कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको के समंदर किनारे के पास पृथ्वी पर एक ग्रहिका गिरी थी। उसकी रफ्तार करीब 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब वो पृथ्वी से टकराई तो उससे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों जैसे 5 अरब परमाणु बमों जितनी ऊर्जा निकली थी। उससे पृथ्वी का 70% जीवन खत्म हो गया था। अगर उस तरह की कुछ और ग्रहिकाएं गिरी तो पृथ्वी पर से जीवन का सफाया ही हो जाएगा। लेकिन आप माने या ना माने, पृथ्वी का एक विशाल अंगरक्षक भी है। बृहस्पति ग्रह दूरबीन से नजर आने वाला एक सुंदर ग्रह भर नहीं है, वो पृथ्वी के जीवों के लिए बड़ा ही अहम है। उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है और वो सौर मंडल में इतनी सही जगह पर है कि वो अंतरिक्ष से आने वाले उन उल्का पिंडों को पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देता, जो गहरे अंतरिक्ष से निकलते हैं और सूरज उनकी दिशा बदल देता है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल में एक बेहतरीन बेसबॉल बैट का काम करता है। जैसे ही उल्का पिंड उसके करीब आते हैं, वो उन्हें सौर मंडल के बाहर फेंक देता है। सन 1994 में उल्का शूमेकर लेविनाइन सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से की ओर भागा चला आ रहा था, लेकिन वो बृहस्पति ग्रह के पार नहीं जा पाया। खगोल विज्ञानियों की नजरों के सामने बृहस्पति ने उसके टुकड़े किए और उसके अवशेषों को अपनी सतह पर खींच लिया। हमने उल्का पिंडों के बृहस्पति से टकराते और पृथ्वी से भी बड़े आग के गोले बनते देखे हैं। हमारे सौर मंडल में उनसे बड़े विस्फोट कभी नहीं हुए। अगर वो उल्का हमारी पृथ्वी से टकराता तो उसका सफाया हो जाता, उसके बाद यहाँ जीवों का नाम भी नहीं रह जाता। अगर बृहस्पति ग्रह वहां नहीं होता तो उल्का पिंडों के पृथ्वी से टकराने की दर 1000 गुना ज्यादा होती। हम खुशनसीब हैं जो पृथ्वी की कक्षा सही जगह पर है। बृहस्पति हमें ग्रहिकाओं और उल्का पिंडों से बचाता है। हम सूरज के इतने करीब हैं कि यहाँ पर पानी तरल है, लेकिन इतने भी करीब नहीं है कि वो उबलने लगे। ये बात जीवन के लिए सही है।
सवाल ये है कि अगर हमारे सौरमंडल में जीने के लायक हालात हैं, तो क्या दूसरे सौरमंडलों में भी ऐसा हो सकता है? ग्रहों की तलाश में रहने वालों ने 20 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ही सौरमंडल देखा है। उसका भी एक ग्रह है जो बिल्कुल सही आकार का है और बिल्कुल सही जगह पर भी है। पहले किसी को विश्वास दुनिया भर के खगोल विज्ञानी दूर दराज के सौरमंडलों में नए नए ग्रह ढूंढ रहे हैं। अभी तक उन्होंने 420 से भी ज्यादा ग्रह ढूंढ लिए हैं। उनमें से ज्यादातर बृहस्पति जैसे गैस के विशाल गोले हैं, लेकिन वो या तो अपने तारे के बहुत करीब है या उससे बहुत दूर है। सन 2005 में खगोल विज्ञानियों ने एक जबरदस्त खोज की। उन्हें एक ऐसा सौरमंडल मिला जिसमें हमारे जैसे पथरीले ग्रह थे। वो ग्रह ग्लीसा 581 नाम के एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। ये तारा ग्लीसा 581 और उसके 4 ग्रह देखने में हमारे सौर मंडल के रिश्तेदार लगते हैं। हमने उसके जिन 4 ग्रहों को देखा है वो सब अपने तारे के बहुत करीब घूम रहे हैं। वो चारों हमारे सौर मंडल के बुध ग्रह की तरह अपने तारे के बेहद करीब हैं। बुध हमारे सौर मंडल में सूरज के सबसे करीब है। लेकिन ग्लीसा 581 काफी छोटा तारा है। वो ना तो हमारे सूरज जितना चमकीला है, ना ही उससे उतनी गर्मी ही निकलती है। इसी वजह से वो ग्रह उसके उतने करीब होने के बाद भी भाप नहीं बनते। हम जानते हैं कि उस तारे की परिक्रमा 4 ग्रह कर रहे हैं और उनमें से कुछ बड़े ही दिलचस्प हैं। उनमें से एक हमारे पृथ्वी से सिर्फ 2 गुना बड़ा है। वो ग्रह उस तारे के बहुत करीब भी है। इस वजह से वो शायद बहुत गर्म भी होगा। इतना गर्म कि वहाँ जीवन नहीं हो सकता। लेकिन एक ग्रह पृथ्वी से करीब 8 गुना बड़ा है और वो उस तारे से काफी दूर भी है, इसलिए वहाँ शायद जीव रह सकते हैं। पृथ्वी की तरह वो ग्रह भी अपने तारे से इतना दूर है कि वहाँ पानी तरल रूप में रह सकता है। और जहाँ भी तरल पानी होगा वहाँ महासागर होंगे और जीवन भी हो सकता है। मार्च 2009 में नासा ने अंतरिक्ष में केपलर स्पेस टेलीस्कोप छोड़ा था। उसका काम था नए सौरमंडलों में ऐसे ग्रहों की खोज करना जो हमारी पृथ्वी जैसे हों। केपलर सिर्फ ग्रहों की खोज ही नहीं करता, ये उनके वायुमंडलों का विश्लेषण भी करता है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने आता है तो तारे की रोशनी उस ग्रह के वायुमंडल को पार करती है। उसमें से कुछ रोशनी को उसके वायुमंडल के परमाणु और अणु सोख लेते हैं। उसकी वजह से हम उन अणुओं की मदद से ये देख सकते हैं कि वो रोशनी के किन खास रंगों और वेवलेंथ्स को सोख रहे हैं। उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो वायुमंडल किन चीजों से बना है और तब हम उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। हमें ऐसे वायुमंडल मिल सकते हैं जिसमें मीथेन गैस हो, अमोनिया गैस वाले वायुमंडल भी हो सकते हैं। हमें ऐसे ग्रह भी मिल सकते हैं जो तारकोल जैसी किसी भारी चीज से ढके हों। कुछ ग्रह पानी से भी ढके हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगले 10 या 20 साल में सबसे बड़ी खोज होगी उन ग्रहों की जो पृथ्वी जैसे ही हैं और वो हमारे ब्रह्मांड में भी हो सकते हैं।
विज्ञानियों को उम्मीद है कि केपलर की मदद से वो सैकड़ों या शायद हजारों नए सौरमंडल ढूंढ लेंगे। आप हमारे तारामंडल आकाश गंगा को ही ले लीजिए। इस तारामंडल में 500 अरब से 1 खरब तक तारे हैं। उनमें से कुछ के पास कई ग्रह भी हैं। अब ये सोचिए कि हम कितने तारामंडलों के बारे में जानते हैं। ये तो जाहिर है कि हम अभी तक ब्रह्मांड के सभी तारामंडलों को नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन हम करीब 60 अरब तारामंडलों की तस्वीरें ले सकते हैं। अगर आज भी आप रात को आसमान में देखें, तो आपकी नजरों के सामने अरबों सौर मंडल होंगे, भले ही वो आपको नजर नहीं आते। इनमें ही किसी में एक ऐसा सौरमंडल भी होगा जिसमें पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह हो। अगर ऐसा एक बार हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। सौरमंडल अमर नहीं होते। कक्षा टूटने पर ग्रह आपस में टकराते भी हैं। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं भी होता तो ये तो तय है कि अगले 5 अरब साल में एक ऐसी तबाही आएगी जो हमारे सौरमंडल को खत्म कर देगी। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहेगी, हमारा सौरमंडल भी नहीं। ये भले ही स्थिर लग रहा हो, मगर सच ये है कि ये धीरे धीरे टूट रहा है। अगर हमारे सौर मंडल में भी कभी अफरा तफरी थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ शांत है। हो सकता है कि भविष्य में फिर से वैसी ही उथल पुथल हो। भविष्य में ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल ही एक दूसरे की कक्षा को तोड़ देगा। हो सकता है कि कुछ अरब साल में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ग्रह एक दूसरे से धक्का मुक्की करें और तब 2 ग्रह एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है और ऐसा होना ही है तो 2 ग्रहों के बीच धक्का मुक्की होगी और तब उनमें से एक या हो सकता है कि दोनों ही अपनी कक्षा से भटक जाएं और फिर शायद वो सौर मंडल से ही बाहर चले जाएं। हो सकता है कि मंगल ग्रह सौर मंडल के बाहर निकल जाए और बुध पृथ्वी से टकरा जाए। इसके बाद तो हमारे सौर मंडल का ताश का वो घर ही ढह जाएगा। सौर मंडलों का जन्म और उनका अंत टक्करों और विनाश के साथ होता है, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा होने में कई अरब साल लगेंगे, लेकिन इस बात में शक नहीं है कि सौर मंडल को अपने जीवन काल में ही इन सब का सामना तो करना पड़ेगा। कुछ भी हो, हमारे सौर मंडल को खत्म तो होना ही है। हर सौर मंडल की तरह इसका अंत भी तब होगा जब इसके केंद्र में मौजूद तारे की मौत होगी। अगले 5 अरब साल में हमारे तारे का भी ईंधन खत्म हो जाएगा और वो एक विशाल लाल गोला बनकर रह जाएगा। वो गर्म होगा, फैलेगा और अपने नजदीक मौजूद ग्रहों को निगल जाएगा। पृथ्वी की सतह बेहद गर्म हो जाएगी। समंदर भाप बन जाएंगे और जमीन पिघल जाएगी। सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच जाएगा। ऐसा होने पर जब दुनिया का अंत होगा, तब हम कुछ वक्त के लिए सूरज के अंदर होंगे। पृथ्वी को सूरज निकल जाएगा और तब वो गर्म होगी, भाप बनेगी और खत्म हो जाएगी।
कुछ समय बाद वो लाल गोला भी टूट जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा एक बहुत ही छोटा सा तारा जिसे सफेद बौना कहते हैं। वो करीब करीब पृथ्वी जितना बड़ा होगा और उसे ठंडा होने में कई करोड़ या शायद कई अरब साल लगे। उसके साथ ही हमारा सौरमंडल खत्म हो जाएगा। पृथ्वी की मौत हो जाएगी और जब हम तरह तरह के जीवों को जीवन देने वाली मुर्दा पृथ्वी से अपने सूरज को देखेंगे तो वो हमें एक छोटा सा धुंधला सा धब्बा नजर आएगा, एक सफेद बौना, एक मरता या करीब करीब मुर्दा तारा। उसके अंदर वाले हिस्से के ग्रहों के अवशेष तब भी सफेद बौने का चक्कर लगाएंगे। लेकिन बाहरी हिस्से के बड़े ग्रह बिल्कुल अछूते रहेंगे। वो भी तब गर्म होंगे जब सूरज एक लाल गोला होगा, लेकिन जब सूरज एक सफेद बौना बन जाएगा तब वो भी बच जाएंगे क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन और हीलियम बचा होगा। लेकिन वो पहले के मुकाबले काफी ठंडे हो जाएंगे क्योंकि तब उन्हें सफेद बौने से उतनी गर्मी नहीं मिलेगी। हालांकि हमारे सौरमंडल का ये अंजाम आज से 5 अरब साल बाद होगा, लेकिन ब्रह्मांड के कई सौरमंडलों के साथ शायद ऐसा हो भी चुका है। हमारे सौरमंडल का जन्म एक हंगामे के बाद हुआ था और उसने जीवों को सहारा दिया। हम खुशनसीब हैं। इस सौरमंडल में सही संख्या में, सही जगह पर, एक दूसरे से सही दूरी पर बिल्कुल सही ग्रह हैं जो एक सही तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग भी हो सकती थी। हमारे सौरमंडल में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत काम की हैं और उनमें से पहली चीज तो सूरज ही है। हमारा सूरज एक बड़ा ही स्थिर तारा है जिसके सहारे जीवन पनप सकता है। पृथ्वी पर हमारी मौजूदगी शायद इत्तेफाक की बात नहीं है। अरबों सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से हमारा सौरमंडल जीवन के विकास के लिए एक सही जगह बन गया। हम आज जो भी देख रहे हैं वो चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी और हमेशा ऐसी रहेंगी भी नहीं। हम अनोखे नहीं हैं, लेकिन जो भी हुआ वो सही ढंग से हुआ। पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का सही जगह पर होना जरूरी था। विशाल ग्रहों को उन्हीं जगहों पर होना चाहिए था ताकि वो हमें खतरनाक टक्करों से बचा सके। शतरंज की बिसात पर हर मोहरा सही जगह पर था, इसलिए पृथ्वी पर जीवन पनप सका। हमारी जानकारी में हमारा ग्रहमंडल ऐसा है जहां जीवन को सहारा मिला। तो क्या हमारा सौरमंडल ही हमें असाधारण या बिल्कुल सामान्य बनाता है? ये हम नहीं जानते। लेकिन हर हफ्ते हमें नए सौरमंडल मिल रहे हैं जिनके आसपास नए ग्रह भी हैं। जल्दी ही शायद हमें ये पता लग सकता है कि हम अकेले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका। दोस्तों आज की इस